नमस्कार। अमरकंटक अज्ञानता के रंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अमरकंटक की इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं द बुक द मंक हू सोल्ड हिज फरारी के बारे में, जिसमें हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में ये जाना कि 53 वर्षीय जूलियन मेंटल एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर है। उनके पास सब कुछ है, मनी, मेंशन, फरारी, पर वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और फिर अचानक एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो उनकी लाइफ का वेकअप कॉल बन जाता है। हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की द वेकअप कॉल के बारे में कि किस तरह जूलियन मेंटल अपना सब कुछ बेचकर, इवन अपनी फरारी भी बेचकर सेजेस ऑफ सवाना चले जाते हैं। और उसके बाद अमरकंटक के दूसरे एपिसोड में हमने बात की द मिस्टीरियस विजिटर की, यानी सवाना के सेजेस से गुरु मंत्र सीखकर वो वापस आते हैं और 12 घंटे जॉन के साथ बातचीत में वो बताते हैं कि उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया। जी, तो हमारे तीसरे एपिसोड में हमने बात की अलग अलग वर्च्यूज के बारे में, जो 7 वर्च्यूज योगी रामन द्वारा जूलियन मेंटल को दिए जाते हैं। तो तीसरे एपिसोड में हमने बात की द माइंड के बारे में। फोर्थ एपिसोड में हमने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बात की। हमारे फिफ्थ एपिसोड में हमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की। हमारे सिक्स्थ एपिसोड में हमने सेल्फ कंट्रोल, सेवेंथ में टाइम और एट्थ एपिसोड में हमने काइंडनेस के बारे में बात की। और इस पुस्तक द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी की श्रृंखला में आज 9वां और अंतिम एपिसोड में हम 7वें वर्च्यू पे बात करेंगे, द टाइमलेस सीक्रेट ऑफ लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस, जहां पर लेखक रॉबिन शर्मा लिविंग इन द नाउ की बात करते हैं। और इसी टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर मनोज कोगला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। सर, लिविंग इन द नाउ, इस कंसेप्ट के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बुक के आखिर में ये कहा गया है, दैट इज द लास्ट लेसन बोल लीजिए, द लास्ट वर्च्यू बोल लीजिए। अब बुक का टाइटल देखें तो बुक के कवर पेज में लिखा हुआ है कि टू रीच योर डेस्टिनी। डेस्टिनेशन नहीं लिखा हुआ है कि आपकी नियति जो है उसको अचीव करने के लिए फुलफिलमेंट, हम अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग स्टेज ऑफ सब कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अलग अलग परसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस में जीते हैं। ये सब हमारे पाथ के हिस्से हैं। वो किसी भी तरह का पाथ हो, वो स्पिरिचुअल पाथ हो या मैटेरियल पाथ हो, एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये कोई जर्नी ऐसी नहीं है कि एक लीनियर जर्नी नहीं है कि जिसे आप 1000 कदम कवर किया और आप उस जगह पर पहुंच गए, या आपने इतने मील के पत्थर कंटिन्यू किया। ये जर्नी ऐसी है कि आप यू आर क्लीनिंग योरसेल्फ, you are perceiving things which you have not perceived, you are understanding things which you probably did not understand earlier, you are realizing the real meaning of what is good for you and what is bad for you. एक एक स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम सोचते हैं कि हमें फरारी से ही सुख मिलेगा, पैसों से सुख मिलेगा, और हम एक जीवन लेते हैं समझने में। एक मुझे एक हिंदी कविता की पंक्ति याद आती है, कवि का मुझे नाम याद नहीं है, कि दिखती पहले धूप रूप की, दिखती पहले धूप रूप की, दिखती फिर मटमैली काया, धुरी झलक दिखाकर अपनी मोह मुक्त कर देती माया। तो बोलते हैं कि आदमी जब जिंदगी की शुरुआत करता है उसको हर चीज लाइवली नजर आती है। दिखती पहले धूप रूप की, रूप का भी धूप, नून टाइम धूप का सबसे पीक पीरियड होता है। तो पहले हम लोग को लाइफ में, लाइफ से हम क्या एंजॉय कर सकते हैं, क्या सुंदरता अचीव कर सकते हैं। अब वही जो काया सुंदर रहती है जवानी में, वो जब बुढ़ापे में वो मटमैली हो जाती है। तो दिखती पहले धूप रूप की, दिखती फिर मटमैली काया, दूरी झलक दिखाकर अपनी मोह मुक्त कर देती माया। तो बुढ़ापे में हमें बैराग आता है जब ये काया छूटने लगती है। तो ये कवि बोलता है कि हम एक जीवन लेते हैं टू रियलाइज that this life is momentary,
I should have deathbed syndrome. I should look for a awakening call. और जो ज्ञानी आदमी है वो उसी पल में देख लेता है, he sees in that moment. वो मटमैली काया को और वो जवान काया को दोनों को देखता है, वो एग और हैन को दोनों देखता है. तो लिव इन द मोमेंट मेरे हिसाब से उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि आपका विजन इतना ब्रॉड हो जाना चाहिए कि इन द मोमेंट यू सी द एंटायर, वो लाइफ एक मोमेंट ही है आपके पास, मोमेंट दर मोमेंट जाता है, मगर ईच मोमेंट में हम ऑब्सेस्ड रहते हैं उस मोमेंट की सर्कमस्टेंसेस से, नॉट विद द मोमेंट. हम जवान हैं, हम जवानी से ऑब्सेस्ड रहते हैं, हम सक्सेसफुल हैं, हम सक्सेस से ऑब्सेस्ड रहते हैं, उस मोमेंट को हम भूल जाते हैं. और वो वही मोमेंट आपको सक्सेस दिखाता है, वही मोमेंट बुढ़ापा दिखाता है, वही मोमेंट दुख दिखाता है, वो मोमेंट सुख दिखाता है. ज्ञानी आदमी उस मोमेंट में उसको बुढ़ापा भी दिखता है, सुख जब आता है तो उसको दुख भी दिखाई देता है, जवानी आती है तो उसको बुढ़ापा दिख जाता है. एक आम आदमी को बुढ़ापा आने से ही बुढ़ापा दिखता है, दुख आने से दुख दिखता है, सुख आने से दुख दिखता है. तो हम एक डायमेंशन में जिंदगी जीते हैं. whatever comes to us and whatever is manifested before us, उसे देखते हैं कि वो एक फ्लिटिंग और एक मूविंग सर्कल की तरह है. वो दुख सुख दुख में कन्वर्ट हो रहा है, एट अ टाइम गुजरता जा रहा है, जवानी बुढ़ापे में कन्वर्ट हो रही है. सो ये जो है, ये जब तक आप मोमेंट देखना है, आप व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द मोमेंट वो देखते हैं, देयरफॉर यू मिस द मोमेंट. तो मेरे हिसाब से मोमेंट इस कंटेक्स्ट से समझना चाहिए. ये बहुत गहरी बात है, शायद मेरी भी समझ उतनी गहरी नहीं है. वो गहरी हम जैसे इवॉल्व करेंगे, वो इट विल कम एज एन एक्सपीरियंस, नॉट एज एन अंडरस्टैंडिंग. यू आर एबल टू परसीव. जैसे वो छोटी छोटी बात है कि कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे को होए. सो जो ज्ञानी आदमी रहता है और उसको दोनों गेस्टोल्ट के दोनों हिस्से दिखते हैं. सो मुझे लगता है कि मोमेंट कंप्लीट है, मोमेंट में सब कुछ है, बिकॉज मोमेंट के आसपास की चीजों से हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, इसलिए मोमेंट को नहीं देख पाते. जी डॉक्टर मनोज फोगला, हमने इस किताब में जो 9 एपिसोड की सीरीज बनाई है, उसमें पहले एपिसोड में हमने द वेकअप कॉल की बात की थी. तब तक हमारा परसेप्शन हम में से कईयों का ये था कि 53 वर्षीय जूलियन मेंटल को जब हार्ट अटैक आता है तो शायद वो उनके लिए वेकअप कॉल था. लेकिन अब जब आखिरी वर्षों में अपने परिवार की बात करते हैं जूलियन, तो वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया और उसके बाद उनकी मिसेस भी उनको छोड़ के चली जाती हैं. तो क्या ये जो उनके साथ बहुत साल पहले होता है, ये भी एक वेकअप कॉल की तरह से देखा जा सकता है? जब तक आप रियलाइज्ड नहीं है, जब तक आप सिवाना के संत जैसे नहीं है, जब तक आप में बुद्धत्व का प्रकाश नहीं आया है, तब तक आपके अंदर में मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरी फरारी, ये भाव जिंदा रहेगा. अब ये उस भाव में कितना अटैचमेंट कम कर पा रहे हैं. अगर छोड़ दिया तो भी बोला कि मैंने मेरी फरारी छोड़ दी. ओशो की एक किस्सा मुझे याद है कि एक कोई संत थे, सन्यासी थे, वो ओशो के पास आए और उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल पहले मैं घर छोड़ दिया. मैं अरबपति, बहुत पैसे वाले घर का बेटा था, इकलौता बेटा था, और मैंने सारी संपत्ति को लात मार दी और 40 साल हो गए मुड़कर नहीं देखा. तो उसने कहा कि लात शायद ठीक से लगी नहीं, वरना संपत्ति को आपने 40 साल पहले लात मारी थी और अभी भी आप याद कर रहे हैं. तो वो जो बोध है, तो फरारी ऐसे छूटती नहीं है. तो वो जो बोध है कि मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, एक स्टेट आता है कि वो जो हम बोल रहे हैं कि दूसरों में अपनापन को देखना चाहिए, वो चरितार्थ हो जाता है. इट जस्ट आपके बीइंग में आ जाता है. तो जो रियल मास्टर्स होते हैं, जैसे बुद्ध हैं, तो बुद्ध जब वापस वो आए हैं तो वो अपनी बीवी से भी वापस मिले थे, बट फिर वो उनकी पत्नी नहीं थी. शी कुड बी अ पार्ट ऑफ हिज बीइंग, बिकॉज बुद्ध उस स्टेट में होंगे कि दुनिया का कोई भी मानव उनको अपने ही बीइंग का हिस्सा लगता है. तो जब तक उस स्टेट में नहीं आते हैं तो हमारी अटैचमेंट
और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलोंगिंगनेस है, मेरापन है, वो मेरापन आपके अहंकार से आता है, उससे ही दुख और शौक जनरेट होता है। तो जूलियन को अगर उसके बाद भी वो शौक जनरेट हो रहा है कि उनकी बीवी का, उनकी बेटी का, तो वो इवॉल्व कर रहे हैं एंड ही इज फाइटिंग हिज वे आउट। उसको उस तरह से देखना चाहिए, नॉट नॉट लाइक अ स्टेट ऑफ मास्टर ऑफ सिवाना। सर इसके किताब में एक चीज और बताई गई है कि जो हमारा माइंड है वो मिलियन ऑफ थॉट जनरेट करता है हर समय, कभी पॉजिटिव थॉट्स कभी नेगेटिव थॉट्स। पर जूलियन मेंडल का ये कहना है जॉन को कि एक टाइम पे एक ही थॉट आना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? ना देखिए, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो जूलियन ही बता पाएंगे। नाउ द इशू हियर इज, द इशू इज दैट माइंड में हमने देखा है कि इवन एक, मुझे याद आता है, एक रियलाइज्ड मास्टर से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने रियलाइजेशन पा लिया है, आप बुद्ध की तरह हैं, तो क्या आपको सपने आते हैं, क्या आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं? हाँ, तो उन्होंने ये उत्तर दिया था कि एक रियलाइज्ड मास्टर को, एक बुद्ध को भी उसी तरह से थॉट आते हैं जैसे एक आम आदमी को आते हैं। उसको भी हो सकता है स्वप्न है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया बदल जाएगी। बट अब उनका उस थॉट से नाता टूट गया। अब जो थॉट आ रही है, जैसे कंप्यूटर में हम बोलेंगे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क में एक ही फाइल रहनी चाहिए, ये उस तरह की बात हो गई। ताकि हमें, जब तक थॉट से डर है तब हम मल्टीपल थॉट्स को अवॉइड कर रहे हैं। जब हम थॉट के परे चले गए, हम थॉट को ट्रांसेंड कर लिया, थॉट आपके बीइंग को इफेक्ट नहीं करता है, थॉट आपके अंदर में कोई क्रेविंग्स जनरेट नहीं करता है। आप जिसको हम चित्त शुद्धि बोलते हैं, चित्त थॉट है, चित्त इज लाइक हार्ड डिस्क, द मेमोरी, वहां से थॉट जनरेट होती है। बट हार्ड डिस्क आपकी मेमोरी में ईच थॉट के साथ आपकी कुछ मेमोरीज, कुछ दुख, कुछ सुख, कुछ क्रेविंग्स अटैच्ड है, हमें उनको गिराना है। So the issue is not about thought. Issue is that how you have created a kind of जिसको हम बोल रहे हैं indifference, भी सही शब्द नहीं है, but for the need of शब्द में बोलता हूँ कि an indifference towards the effect of thought. तो अगर आपने एक नॉन अटैचमेंट डेवलप कर लिया, एक इंडिफरेंस डेवलप कर लिया, वो थॉट आपके लिए कोई अब एक एम्बिशंस के साथ अटैच नहीं होती है, आपके कुछ कर्तव्य से अटैच नहीं होती है। वो थॉट है ए पर्टिकुलर एक भक्त के लिए, इट इज, वो थॉट आल्सो इज एन ऑफरिंग टू द गॉड। सो अगर वो थॉट भी आती है, दैट आल्सो इज ऑफर्ड टू द गॉड। एंड फॉर ए पर्सन हु मेडिटेट्स और डज, वो जो सेवा कर रहा है, तो दैट थॉट इज फॉर दैट सेवा ओनली। सो इस तरह से आपको धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होता है, आप बिखरे हुए हैं। सो द आइडिया इज दैट एक थॉट, शायद वो ये बोलना चाहते हैं कि अलग अलग थॉट आना आपके कॉन्शियसनेस का बिखरेपन को दर्शाता है। तो आपका कॉन्शियसनेस जैसे कंसंट्रेटेड होगा, वैसे आपके थॉट्स भी फोकस्ड हो जाएंगे। आप एट ए टाइम 4-5 चीजें सोचेंगे नहीं, शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोला गया है। But what we should understand that more important than thought or thoughts is that those thoughts are not affecting your being। क्योंकि हमें अभी भी, आप खुद को भी स्टडी करके देख लीजिए, जब थॉट आती है, थॉट्स क्रिएट्स वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स, परसेप्शंस, मे बी क्रेविंग्स, एंड वो थॉट दुख भी ला सकता है, सुख भी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है। वो उनका आना बंद हो जाता है मास्टर्स के लिए। दैट इज द साइन of your spiritual growth, and it is not that thought एक मैकेनिकल चीज है। थॉट से अभी हम डरते हैं because we are not in a position to handle thought। थॉट हमें खींच के ले जाती है। तो जैसे जैसे हम थॉट को हैंडल करना सीख जाएंगे, देन थॉट एक आती है या 4 आती है, वो हम नेचर पे छोड़ देंगे, एंड मे बी देयर विल बी अ स्टेट थॉट विल स्टॉप ट्रबलिंग यू। डॉक्टर मनोज फोगला, क्योंकि शायद हम लोगों का अनुभव ना हो तो हम पूरा ना समझ पाए, पर फिर भी ये 3 पैराग्राफ्स मैं चाहूंगा आप देखें और दर्शक भी। तो जैसा आपने बताया, सेवर द नाउ यानी लिविंग इन द नाउ के साथ लेखक ग्रो योर डेस्टिनी, ये वर्ड तो यूज करता ही है, और उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है कि ग्रो योर डेस्टिनी क्या है,
कैसे, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जहां आपको अच्छी ऊर्जा लगती है, वहीं आप निवेश करें। और इसी क्रम में वो निर्वाणा की बात भी करता है। तो सेवर द नाउ, ग्रो योर डेस्टिनी से लेकर निर्वाणा तक, इसका अनुभव हमें भले ना हो, लेकिन क्या कुछ हमें जानना जरूरी है। ना देखिए, अब निर्वाणा की बात अंत में की जाती है, तो निर्वाणा की बात अंत में की जाती है बिकॉज निर्वाणा इज समथिंग जिसने जाना उसी ने जाना। So I don't think that is an experience which anybody with this can share, and you can approximate. It could be a state of bliss, it could be something which is not known. So now nirvana is a kind of a catalytic event where everything drops. You are a realized master. आपको क्या बोध है, आप किस चेतन स्थिति में है, इसको हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे नहीं लगता हम कोई डेफिनेट बात कर सकते हैं। तो निर्वाणा एट आवर लेवल शुड एट बेस्ट बी एट एन एस्पिरेशनल लेवल। अब निर्वाणा की जब बात करते हैं, हमें पुरुषार्थ की जरूरत है, हमें कमिटमेंट की जरूरत है, हमें विल पावर की जरूरत है। जो बातें हम कर रहे हैं, हमें लिविंग इन द मोमेंट की जरूरत है। दैट मीन्स आपको एक्शन चाहिए, आपको एफर्ट चाहिए टू मूव टुवर्ड्स निर्वाणा। When you are moving towards nirvana, you don't know what your journey is, where your journey is. तब क्या होता है कि चूंकि हम लोग न तो उस पथ को जानते हैं, पथ के पड़ावों को जानते हैं, तब हमको जनरल मासेस को, अगर आपको कोई मास्टर्स मिल गया, आप सेंट ऑफ सिवाना के पास अगर रहते हैं, तब तो वो आपको उंगली पकड़कर वो ले जाएंगे। बट जब आप नॉर्मल लाइफ में रहते हैं तो आपको उंगली पकड़ के लेने वाला कोई नहीं है। चूंकि आपको कोई उंगली पकड़ के लेने वाला नहीं है, तब यू शुड डू सर्टेन थिंग्स व्हिच आर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट इन द सेंस आपको काइंड बनना है, आपको हम्बल बनना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको देखना है कि आपके पास जो क्षमताएं हैं वो नीडलेस वेस्ट नहीं हो रही हो। आप अपने आप को एंजाइटीज को, नेगेटिविटी को पास आने नहीं देना है। तो ये जद्दोजहद, चूंकि हमारे ऊपर में ग्रेस आई नहीं है, किसी मास्टर ने हमारी उंगली अभी तक पकड़ी नहीं है, तो हम हमारे मन के सारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर सेफ स्टेप्स। ये सेफ स्टेप्स है, आपकी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहेगा। हाउ फास्ट यू आर मूविंग यू डोंट नो। फास्टेस्ट तो आप तभी मूव करेंगे जब आप एक मास्टर के शरण में आएंगे और यू बिकम टोटली सरेंडर टू गॉड, तब आप फास्टेस्ट मूव करेंगे निर्वाणा की तरफ। बट आप वो कर नहीं रहे हैं, आपको अपना मन के हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं। तो चूंकि आपको मन के हिसाब से कोशिश करनी है, तो आपको बेस्ट सेलर को पढ़ना है, किसी संत को पढ़ना है, कुछ प्रैक्टिसेस करना है। सो दीज आर सेफ मोड्स। At least you will be progressing, if not as the fastest mode, at least you will be progressing। तो धीरे धीरे आपके अंदर में शुद्धिकरण होगा, आपके थॉट प्योर होंगे, हार्ट प्योर होगा, माइंड में थॉट्स कम आएंगी। तो धीरे धीरे ये सब अगर आप करेंगे तो आप में काइंडनेस आना शुरू होगा, आप में ह्यूमिलिटी आना शुरू होगा। तो काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, दूसरों के प्रति कंसर्न, ये सब ऑटोमेटिकली अगर आने लग जाए आपको। कहीं पर कुछ एक विवेकानंद की कहानी है कि कहीं पर एक अर्थक्वेक हुआ, वो रात भर सो नहीं पाए, वो विचलित हो गए, उन्हें पता नहीं है। विजय कृष्ण गोस्वामी एक बहुत बड़े संत थे, उनको जटिया बाबा बोलते हैं। वो अपने शिष्यों को बोलते थे कि अरे बेटा जाओ, पिछले बगीचे में बकरी की टांग बाढ़ में फंस गई है, वो तड़पड़ा रही है, जाके खोल के आओ। वो सो नहीं पाते। वो बोलते थे कि जाओ, वो आधा किलोमीटर दूर एक बगीचा है, वहां लड़के ये जो काइट के लिए जो सूता बनाते हैं ना, मांझा देते हैं, बोलो उसमें उन्हें आम के पेड़ में कील ठोक दी है। वो आम का पेड़ तकलीफ में, जाके वो कील निकाल के आओ। सो दिस इज द स्टेट ऑफ अ रियलाइज्ड मास्टर। उनके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट आते थे, वो सो नहीं पाते थे। वो बोलते कि जब तक वो आम का वो कांटा नहीं निकलेगा, तो धीरे धीरे आपके अंदर में बीइंग में ऐसी चीजें आने लग जाएंगी
हो सकता है ये बहुत ही ज्यादा रियलाइज्ड मास्टर है, इनके अंदर में इस लेवल की भी सेंसिटिविटी आ गई कि दूर दराज भी कुछ कोई दर्द होता है इनको फील होता है, में हल्का फुल्का जो दिखता है उसमें दर्द आना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस, एंड वेदर इट विल टेक अस टू निर्वाणा और नॉट, ये हमें सोचना नहीं चाहिए. we should keep on doing good and being good, and whatever हमारी समझ में है, इसी किताब को भी हम फॉलो करें तो भी हमें कुछ कुछ तो हासिल होगा ही, कुछ प्रोग्रेस करेंगे. किस स्पीड से प्रोग्रेस करेंगे, वो जितना हम अपने इग्नोरेंस को साथ में समझेंगे और हम जितना हम उसका अपने परिपक्वता लाएंगे कि इसके साथ में ये खामियां भी हैं और कहीं मेरा अहंकार शायद जुड़ जाएगा, क्योंकि अहंकार बहुत सटल है, बहुत नुआंस्ड है. तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी कहीं से चुपके से अहंकार आ जाएगा. जैसे जूलियन ने समझाना शुरू कर दिया, तो अगर जूलियन शिवाना जैसा नहीं बना है तो अब उसको शिवाना जैसा पहले बनना है. समझाना शिवाना का काम है, जूलियन का काम नहीं है. तो हमें पता नहीं जूलियन क्या स्टेट है, तो ये क्या होता है कि सूचक है अहंकार के. तो ये सबकॉन्शियस स्टेट में अहंकार एक मास्टर बना देगा, एक अच्छा इंसान बना देगा, एक वेरी फिलांथ्रोपिस्ट बना देगा, but that will slow down your pace, but that will certainly take you faster, take you towards the destination in context of the life you are living. आप जो material life जी रहे थे उससे बेहतर है, मगर आप एक टोटली स्पिरिचुअल मास्टर जैसे ब्लिस को अगर आपकी सोच है, तब आपको इसके अंदर की अज्ञानता, और वो अज्ञानता आपको जो आपके अहम को जागृत कर देती है. अहंकार ऐसा है, वो हर स्टेट में जिंदा रहता है, वो मेटेरियल वर्ल्ड में भी जिंदा रहता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जिंदा रहता है. तो ये बहुत बारीकी से समझ नहीं आता है. तो ये सब बातों के बारे में थोड़ा ओपन माइंड रखना चाहिए, एंड यू शुड कीप ऑन डूइंग योर बिट. और डॉक्टर मनोज फोगला, अगर हम देखें तो किताब की जो शुरुआत है उसमें पहले चैप्टर में जो लाइन लेखक बताता है वो ये कि इन द मिडल ऑफ द कोर्ट रूम जूलियन मेंटल सफर्स द मैसिव हार्ट अटैक. और किताब की अंतिम लाइन अगर हम देखें तो वहां पर वो एम्प्टी कप का जिक्र करता है. तो जॉन कहता है, ये आखिरी पैराग्राफ है बुक का, एज आई सैट अलोन एंड कलेक्टेड माय थॉट्स आई नोटिस्ड that the only evidence I could find of the sage messenger's extraordinary visit sat silently on the coffee table in front of me. It was his empty cup. तो empty cup क्या symbolize कर रहा है? देखिए, कबीर का एक दोहा है जिसके एक पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हल्की थी तो भई तराजू, हल्की थी तो भई तराजू, पूरी भई तो क्यों तोले, मन मस्त बहा तो क्यों बोले, मन मस्त बहा तो क्यों बोले. जब तक आप निर्वाणा को अचीव नहीं कर लेते, निर्वाणा क्या है हमें पता नहीं है, जब तक सेंट ऑफ शिवाना जैसी सॉलिट्यूड जहां साइलेंस इज द नॉर्म एंड स्पीच इज एन एक्सेप्शन, हमारे वर्ल्ड में स्पीच इज द नॉर्म एंड साइलेंस इज एन एक्सेप्शन. तो जब तक वो जो एक अगम्य है, जो हमारे लिए अननोन है वर्ल्ड, जब तक हम अचीव नहीं कर लेते हैं, हम सबका कप एम्प्टी ही है. हमारे कप में ऐसा कुछ नहीं है जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, जिसको हम डेथ बेड पर रिलीज कर सके. कप ऐसा होना चाहिए, डेथ बेड पर आप उसको रिलीज करें, बाकी सारे कप एम्प्टी है. हाँ, कप ऐसा होना चाहिए वेकअप कॉल के टाइम पर आपको लगे कि उसके अंदर में कुछ है. तो वैसा कोई कप हमारे पास किसी के पास नहीं है. तो और वही हमारी सर्च है, वही हमारी दौड़ है. तो मुझे लगता है कि एम्प्टी कप को उसी संदर्भ में शायद बोला गया, कम से कम मेरे जहन में तो यही थॉट्स आते हैं. सर, अमरकंटक की जो सीरीज है द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, अब ये समापन की ओर है. हमने इस किताब में जाना कि 12 घंटे की जर्नी जो जूलियन मेंटल और जॉन आपस में बिताते हैं, तो इन 12 घंटे की जर्नी को देखने का आपका क्या नजरिया है? तो देखिए, नजरिया क्या है, देखो कोई, अब मैं एक और कबीर का दोहा बताता हूं कि सरोवर तटे अनसणित साई, जुगति बिना हरिजल पिया ना जाए. कि रिवर साइड में हम सभी प्यासे हैं. Unless and until we get the clue that godliness
का एक्सपीरियंस हमें नहीं होता। जुगति बिना हरि जल पिया न जाए। तो हम सब हरि जल से वंचित हैं। वी मे हैव सम एक्सपीरियंस जहां हमें लगा कि हमने प्रार्थना की थी, हमारे भगवान ने सुन ली। हमें कभी लगता है कि लाइफ के अंदर में, तो वी प्रोबेबली ऑल गेट some indications of divinity, some indication based on our belief and our thing, but we don't get a bath in the river. हमें हरिजल का, तो अब ये जो 12 घंटे की जर्नी है, जिन जिन को बोध होता है, जिन जिन को बोध होता है उनमें रेस्टलेसनेस आ जाती है। जिनको लगता है कि मेरी लाइफ में जो कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल आदमी बन रहा हूँ, बड़ा बिजनेसमैन बन रहा हूँ, लॉयर बन रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ, कुछ लोगों के अंदर में ये बोध आ जाता है कि मे बी दिस इज नॉट द पर्पस फॉर विच आई वाज बोर्न। मेरा पर्पस कुछ और है। तो जिसके अंदर में आएगा उसके अंदर में रेस्टलेसनेस आ जाएगा। और जब तक वो ढूंढ नहीं लेता दैट सोर्स ऑफ ब्लिस, जब तक हरि जल का उसे कोई क्लू नहीं मिल जाता है, वो भटकता रहेगा, कोशिश करता रहेगा। तो अभी इस स्टोरी में हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग हरि जल के लिए भटक रहे हैं, हम लोग ब्लिस के लिए भटक रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ के लिए भटक रहे हैं। आवर डेस्टिनी ऑफ लाइफ की तरफ हम मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता। ऐसे बोला जाता है कि द पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज नॉट टू मूव टुवर्ड्स गॉड, the purpose of this life is to accelerate our movement towards God. Everybody is moving towards God, everybody is divine. तो पर्पस ऑफ लाइफ कुछ सेंट्स ये बोलते हैं कि उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए आप पैदा हुए हैं, आपको ह्यूमन जन्म मिला है, तो वृथा बातों में, मटेरियल चीजों में वेस्ट मत कीजिए। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, उसमें ये 12 घंटा एक कोशिश है। हाँ, और एक सदे तो सब सदे, मतलब अगर आप फुलफिलमेंट की तरफ जाएंगे, गॉडलीनेस की तरफ जाएंगे, तो उसके अंदर में सारे सुख आ जाएंगे, इंक्लूडिंग सांसारिक सुख। तो इसलिए ये जो बड़े तथ्य होते हैं मटेरियल लेवल पर भी रेलेवेंट होते हैं। एक बड़ी चीजों का आता है ना कि हाथी मरे तो लाख, जिए तो लाख। स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स को, मास्टर्स की बातों को अगर स्पिरिचुअली भी आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़े बहुत मटेरियली भी यूज कर रहे हैं, तो भी आपको फायदा मिलेगा। तो यू विल बी अ बेटर ऑफ यू whatever you are doing. So in that sense it is an effort, it is an effort towards self development. Self development भी एक छोटा स्टेप है towards realizing the higher truth. किसी भी तरीके से आप डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि this is कोई भी पॉजिटिव थॉट शुड बी अप्रिशिएटेड, कोई भी पॉजिटिव एफर्ट शुड बी अप्रिशिएटेड, कोई भी बात, कोई भी कोशिश को अप्रिशिएट करते हैं। हम अज्ञानता इसलिए बोलते हैं कि हम अपने अहंकार से जोड़ के उसको यूज करते हैं। तो जब भी कोई बड़ा ट्रूथ हमें मिलता है, जो दे रहा है उसके लेवल पर तो ट्रूथ है, बट हमारे लेवल पर हमारे ईगो का एक एक्सटेंशन बन जाएगा। हम तब क्या होता है कि हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उतना फास्ट नहीं होगा, बट हम अपने अगेंस्ट में परसेप्शन बना लेंगे, और ये जीवन जो एक मौका है शायद चूक जाएगा। तो डॉक्टर मनोज फोगला, आखिर में आपसे सवाल पूछूंगा कि जैसा आप कहते हैं कि नॉलेज के साथ साथ इग्नोरेंस को भी समझें और परसीव्ड वैल्यू और इटर्नल वैल्यू के फर्क को भी समझें। तो अब जब हमने द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी इस पुस्तक पर अमरकंटक अज्ञानता के रंग में 9 एपिसोड की श्रृंखला बनाई है, तो आप क्या कहेंगे ये श्रृंखला किसको देखनी चाहिए? Who should watch this series? यार देखिए, हमने श्रृंखला बनाई है और हमने डिस्कशन किया है। इस श्रृंखला से टू एट द लीस्ट अगर हम तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम तीनों की जिंदगी में अगर थोड़े बहुत बदलाव आए, तो हम सोचेंगे कि ये श्रृंखला हैड सर्व्ड इट्स पर्पस, बिकॉज द इशू इज दैट ज्ञान इतना है, मास्टर्स इतने हैं, द प्रॉब्लम इज दैट ज्ञान को रिसीव करने वाला कोई नहीं है। बिकॉज हम जिंदगी जद्दोजहद में जो सही है, जो हमारे लिए फुलफिलिंग है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसके प्रति हमारा रेजिस्टेंस है। सो वो अगर कुछ लोगों में भी जो बुद्धिजीवी खोज ढूंढ रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर कोई भी एक टू परसेप्शन में उनको एक पर्सपेक्टिव नहीं मिले, किसी की भी जिंदगी में थोड़ी बहुत भी बदलाव आए, हम तो सोचेंगे सही है,
और इसी के बेसिस पर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर अभी भी हमारी जिंदगी में हम 50 कमियों को, 50 नेगेटिविटियों को लेके चलते हैं। तो इसके सहारे अगर हम अपनी भी कोई एक आधी बातों को क्लियर करें, इंक्लूडिंग मी, हाँ, तो शायद हमारा ये 9 एपिसोड का एटलीस्ट पर्पस सर्व हो जाएगा। बाकी इट विल बी अ बोनस एंड द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर इसका हायर पर्पस होगा तो सूनर और लेटर इट विल अचीव। थैंक यू सो मच सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम तीनों में ही चेंजेस आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो श्रृंखला है वाकई कामयाब हो गई है। तो मुझे तो अपने अंदर काफी बदलाव नजर आया, एंड आई होप अमित आपको भी चेंजेस अपनी लाइफ में नजर आए होंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल चेंजेस हम्म, आए हैं। और मुझे पूरी चर्चा में मनोज जी को सुन के भी बहुत अच्छा लगा। कई चीजें नहीं पूरी समझ में आती, तो जैसा सर कहते हैं कि अगर जब तक आपके अनुभव में नहीं तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ज्ञान के साथ साथ अज्ञानता के रंग है, ये भी एक नई नॉवेल्टी थी जो मैंने सीखी। और हम राइट। दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी जरूर अपना अनुभव हमारे साथ बांटिए। हम आगे फिर आपके साथ फिर से आएंगे अपनी नई किताब, नए विचार और मनोज फोगला सर के साथ। और तो अगर हमारा आपके कोई व्यूज, हाँ, हमारा तो ईमेल अगर का आपके पता कोई है। व्यूज हैं हमारे इस सीरीज को लेके, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amarkantak2021@gmail.com। अमरकंटक 2021@gmail.com पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि आप चाहते हैं कि किसी विचार या बुक पर हम चर्चा करें तो भी लिख भेजें। तो आज अमरकंटक के इस अंक में इतना ही। एक बार फिर से डॉक्टर मनोज फोगला, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। नमस्ते नमस्ते।